एवरीवन, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल के आरएस क्लासेस में। तो दोस्तों, इस लेक्चर में हमने स्टार्ट कर दिया है आज से क्लास 11th का केमिस्ट्री। इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं हम एस ब्लॉक के तत्व, जो कि चैप्टर नंबर 10 है। तो दोस्तों, हमने चैप्टर नंबर 3 में अध्ययन किया था आधुनिक आवर्त सारणी के बारे में। वहाँ पर हमने कुछ जानकारी प्राप्त की थी और आप लोगों ने वहाँ देखा होगा कि जो आधुनिक आवर्त सारणी है उसको 4 भागों में बांटा गया है। अब ये 4 भाग किस तरीके से हैं? तो 4 भाग होते हैं एस ब्लॉक के तत्व, डी ब्लॉक के तत्व, पी ब्लॉक के तत्व और एफ ब्लॉक के तत्व। तो मैं आपको एक बार आधुनिक आवर्त सारणी दिखा देता हूँ। तो देखिए दोस्तों, हमारी आधुनिक आवर्त सारणी कुछ इस तरीके की थी। चैप्टर नंबर 3 में हमने पढ़ा था। तो देखिए दोस्तों, हम आज पढ़ने वाले हैं इस लेक्चर में एस ब्लॉक के तत्व। तो देखिए दोस्तों, ये एस ब्लॉक के तत्व होते हैं। जो ये 2 वर्ग होते हैं, इनको क्या कहते हैं? एस ब्लॉक के तत्व कहते हैं। यानी कि वर्ग संख्या 1 और वर्ग संख्या 2, इनको क्या कहते हैं? एस ब्लॉक के तत्व। देखिए, यहाँ वर्ग नंबर 3 से और वर्ग नंबर 12 तक जो भी तत्व हैं, जितने भी तत्व हैं, उनको कहते हैं डी ब्लॉक के तत्व। ओके दोस्तों, अब वर्ग नंबर 13 और वर्ग नंबर 18 के जितने भी तत्व हैं, उन सबको क्या कहेंगे? पी ब्लॉक के तत्व। अब देखो, बात आ जाती है एफ ब्लॉक के तत्व कहाँ हैं। तो देखिए, वर्ग नंबर 3 से 14 तत्वों को उठाया गया है। कहाँ से उठाया गया है? वर्ग नंबर 3 के आवर्त नंबर 6 और आवर्त नंबर 7 से 14 तत्वों को उठाकर नीचे 2 पंक्तियों में, यानी कि 2 आवर्तों में रख दिया गया है, जिनको हम कहते हैं एफ ब्लॉक के तत्व। अभी 2 श्रेणियों के नाम क्या है? एक का नाम है लेंथेनाइड और एक का नाम होता है एक्टिनाइड। इनको हम क्लास 12th में अध्ययन करेंगे। तो देखिए दोस्तों, हम पढ़ने वाले हैं आज इन 2 वर्गों के बारे में। ये 2 वर्गों के बारे में हम आज अध्ययन करेंगे, जिनको कहते हैं एस ब्लॉक के तत्व। तो देखिए दोस्तों, मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ एक बार। तो देखिए, आवर्त सारणी के बाएं भाग में वर्ग संख्या 1 व 2 के तत्व क्या कहलाते हैं? एस ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। जो आवर्त सारणी है उसमें जो एस ब्लॉक के तत्व हैं वो बाईं ओर स्थित हैं। देखो, ये दाईं ओर होता है, ये बाईं ओर होता है। यहाँ पर स्थित हैं ये 2 वर्ग। इन खड़े स्तंभों को क्या कहेंगे? वर्ग कहेंगे। ठीक है। और आवर्तों की संख्या कितनी होती है? तो आवर्त इस तरीके के होते हैं, जो ये पड़ी लाइनें हैं ना, इस तरीके की, इनको कहते हैं आवर्त। ये कितने होते हैं? 7 होते हैं। ओके दोस्तों, तो देखिए दोस्तों, क्यों कहते हैं इनको एस ब्लॉक का तत्व? इसलिए कहते हैं दोस्तों, क्योंकि देखिए, क्योंकि इनका अंतिम इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षा के एस उपकोष में, यानी कि एनएस उपकोष में प्रवेश करता है। जो अंतिम इलेक्ट्रॉन होगा ना इनका, जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपने चैप्टर नंबर 3 में भी देखा था और चैप्टर नंबर 2 में भी लिखा होगा, और मैं आपको यहाँ भी लिखना सिखा दूंगा। जो आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखोगे तो उसमें जो अंतिम इलेक्ट्रॉन होगा ना, वो अगर एस में जाएगा तो उस तत्व को क्या कहेंगे? एस ब्लॉक का तत्व कहेंगे। अगर अंतिम इलेक्ट्रॉन पी में जाता है तो पी ब्लॉक के तत्व कहलाएंगे। ओके दोस्तों, तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हम कि एस ब्लॉक के तत्व कौन कौन से हैं। तो देखिए, वर्ग संख्या 1 या ग्रुप संख्या 1 और ग्रुप संख्या 2 के जो तत्व हैं उनको कहते हैं हम क्या? एस ब्लॉक के तत्व कहते हैं। तो दोस्तों देखिए, वर्ग संख्या 2 के और वर्ग संख्या 1 के तत्व को क्या कहते हैं? तो देखिए, क्षार धातुएं होती हैं। ठीक है। जो वर्ग संख्या 1 है उसमें जितने भी तत्व हैं उनको कहते हैं हम क्षार धातु। क्या कहते हैं? क्षार धातु। अब क्षार धातु क्यों कहते हैं उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, तो देखिए कितने तत्व हैं। वर्ग नंबर 1 में है जो ये हाइड्रोजन भी वर्ग नंबर 1 का तत्व है, लिथियम है वो भी वर्ग नंबर 1 का ही तत्व है, यानी कि एस ब्लॉक का तत्व है और वर्ग 1 का तत्व है। अगला है सोडियम, जो भी क्या है? वर्ग नंबर 1 का तत्व है। पोटेशियम भी, रुबेडियम भी, सीजियम भी और फ्रांसियम भी। ओके दोस्तों, तो ये सभी क्या है? वर्ग फर्स्ट के तत्व हैं जो कि एस ब्लॉक का है।
आगे देखिए वर्ग नंबर 2, जिनको हम क्या कहते हैं, जिनको कहते हैं क्षार मृदा धातुएं। क्या कहते हैं दोस्तों, क्षार मृदा धातुएं कहते हैं। जिनके अंदर कौन कौन से तत्व हैं, देखिए बेरिलियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, स्ट्रांशियम है, बेरियम है और रेडियम है। तो ये तत्व हैं जो वर्ग नंबर 2 के हैं और एस ब्लॉक के तत्व हैं। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। तो दोस्तों आगे चलते हैं। तो देखिए कुछ नोट हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, उनको देखेंगे वो किस तरीके के हैं। तो देखिए मैं आपको बता देता हूँ एक बार। जो नोट फर्स्ट है, यानी कि एस ब्लॉक के जो तत्व हैं वो कहाँ से स्टार्ट होते हैं, वो वर्ग संख्या 1 से, और वर्ग संख्या जो कि 2 के जितने भी तत्व हैं वो सभी क्या हैं, एस ब्लॉक के तत्व हैं। अब देखिए दोस्तों पी ब्लॉक के तत्व क्या हैं, हमने पढ़ा तो वहाँ भी था चैप्टर नंबर 3 में, लेकिन अब हम यहाँ भी थोड़ा बहुत अध्ययन कर लेते हैं इनके बारे में। ओके दोस्तों, तो देखिए पी ब्लॉक के तत्व, वर्ग 13 से 18 के तत्व पी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं दोस्तों। अब देखिए डी ब्लॉक के तत्व, डी ब्लॉक के तत्व वर्ग 3 से और 12 तक के जितने भी तत्व हैं, देखो मैं दिखा देता हूँ आपको। देखिए वर्ग 1 और 2 के जितने भी तत्व हैं ये सारे, ये क्या कहलाएंगे, एस ब्लॉक के तत्व। वर्ग नंबर 3 और 12 तक के तत्व वो क्या कहलाएंगे, डी ब्लॉक के तत्व। ठीक है दोस्तों, और देखिए वर्ग नंबर 13 और 18 के जो तत्व हैं उनको क्या कहेंगे, पी ब्लॉक के तत्व कहेंगे। ओके दोस्तों, तो देखिए आगे मैं बता देता हूँ, थोड़ा बहुत आगे चलते हैं। अभी एफ ब्लॉक बच चुका है हमारा, ठीक है। तो देखिए एफ ब्लॉक कहाँ है हमारा, ये रहा। तो देखिए मैंने आपको पहले ही बता दिया है वैसे एफ ब्लॉक के बारे में, और यहाँ भी मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिए एफ ब्लॉक के तत्व वर्ग 3 के, वर्ग 3 के, देखो यहाँ पर देखो ये हमारा वर्ग 3 है ये वाला, ठीक है। वर्ग 3 के 6 व 7 आवर्त से उठाए गए 14 तत्वों को क्या कहते हैं, एफ ब्लॉक के तत्व कहते हैं। ये देखिए मैं एक बार फिर बता देता हूँ आपको, ये वर्ग 3 है और आवर्त नंबर 6 और 7 से जिन तत्वों को उठाया गया है वो तत्व कितने हैं, वो तत्व हैं 14 तत्व, और उनकी 2 अलग से आवर्त बना दिए गए हैं जो कि आवर्त सारणी के नीचे हैं, जिनको हम क्या कहते हैं, एफ ब्लॉक के तत्व कहते हैं। पहली श्रेणी को हम कहते हैं लेंथेनाइड श्रेणी, और जो दूसरी श्रेणी होती है उसको हम क्या कहते हैं, एक्टेनाइड श्रेणी। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। तो देखिए दोस्तों आगे हम चलते हैं, एक नोट अगला जो क्या है, एस ब्लॉक के तत्व। देखिए तत्व लिख लेना आप यहाँ पर, मैंने नहीं लिखा है, मिस हो गया। तो देखिए वर्ग फर्स्ट का बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है, जो बाहरी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, जो अंतिम इलेक्ट्रॉन प्रवेश करेगा जिसमें, वो क्या है। तो देखिए वो होता है NS1। ठीक है दोस्तों, जैसे कि मैं आपको समझा देता हूँ, यहाँ पर लिथियम है, लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा हमने 3 नंबर पर आता है। तो देखिए 1s2 और 2s1, तो ये है ना जो ये वाला, इसको कहते हैं बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ओके दोस्तों, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो ये देखो ये 2 है, ये क्या है, n है, और s में देखो कितने इलेक्ट्रॉन है, 1, क्योंकि s में 1 इलेक्ट्रॉन इसीलिए है क्योंकि ये वर्ग नंबर 1 का तत्व है, ये वर्ग नंबर 1 का तत्व है, इसीलिए इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 1। अगर वर्ग नंबर 2 का तत्व होता है s ब्लॉक का, तो s में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। जैसे कि देखिए सोडियम वर्ग नंबर 1 का तत्व है, तो देखिए इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, 1s2, 2s2 और 2p6। तो बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखो n क्या है यहाँ पर, 3 है, देखो ये रहा, और s के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि ये वर्ग नंबर 1 का है। ओके दोस्तों, अगला नोट देखिए। तो अगला नोट क्या कह रहा है हमको, एस ब्लॉक के वर्ग सेकंड का बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, यानी कि एस ब्लॉक के तत्वों का वर्ग नंबर सेकंड का बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा दोस्तों NS2। क्यों मैंने बताया था, अगर वर्ग नंबर 1 का है तो कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, s में 1,
अगर दूसरे वर्ग का है तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 2। तो बाह्यतम इलेक्ट्रॉन विन्यास क्या हो जाएगा दोस्तों? NS2। आई होप आपको क्लियर है। जैसे कि देखो हम बेरिलियम की बारे में बात करेंगे, बेरिलियम है तो बेरिलियम का बाह्यतम इलेक्ट्रॉन विन्यास देखेंगे और इलेक्ट्रॉन विन्यास देखेंगे। तो दोस्तों ये 2s2 है, ये तो बाह्यतम इलेक्ट्रॉन विन्यास हो जाएगा। यहाँ n का वैल्यू कितना हो जाएगा? 2। ठीक है दोस्तों। अब ये 2 का मतलब क्या है यहाँ पर? ये 2 का मतलब है दोस्तों कि जो बेरिलियम है ना वो आवर्त नंबर 2 का तत्व है, आवर्त नंबर 2 का। इस तरीके से जो आवर्त है ना, पड़ी लाइनें थी, वो क्या है? आवर्त है। ठीक है। अब देखो इसके बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं? 2। क्लियर। जैसे मैग्नीशियम को लेते हैं, मैग्नीशियम के बारे में भी देख लो एक बार। तो मैग्नीशियम 12वें नंबर पर आता है। इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है दोस्तों? मैग्नीशियम का 12। तो बाह्यतम इलेक्ट्रॉन विन्यास देखो 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं बाहर के s उपकोष में, आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? यहाँ n का वैल्यू क्या है? यानी कि आवर्त, 3 आवर्त का जो तत्व है वो क्या है? मैग्नीशियम है। क्लियर। ठीक। आगे देखिए क्षार धातुएं। अब देखो मैंने बताया था आपको कि जो हमारी क्षार धातुएं वो वर्ग नंबर 1 के जितने भी तत्व हैं उन सबको क्या कहेंगे? क्षार धातुएं कहेंगे। जितने भी वर्ग नंबर 1 के तत्व हैं उन सबको क्या कहेंगे? क्षार धातुएं कहेंगे। तो दूसरे वर्ग के जो तत्व होते हैं उनको कहते हैं हम क्षार मृदा धातुएं। सबसे पहले हम वर्ग नंबर 1 के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए क्षार धातुएं कह सकते हैं, या फिर हम क्या कह सकते हैं? या हम कह सकते हैं वर्ग नंबर 1 के तत्व। तो देखो दोस्तों अब इनको क्षार धातुएं क्यों कहते हैं उसके बारे में भी हम अभी अध्ययन करेंगे। तो देखिए क्षार धातुएं आवर्त सारणी के वर्ग 1 में हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबेडियम, सीजियम, फ्रांसियम तत्व उपस्थित होते हैं। भाई वर्ग नंबर 1 में यही तत्व उपस्थित हैं। हाइड्रोजन को छोड़ देंगे, ये अपवाद स्थिति में है। बताएंगे क्यों है। ठीक है। इसके बारे में चैप्टर नंबर 9 में हमने अध्ययन कर लिया होगा। तो देखिए हाइड्रोजन को छोड़कर इन शेष सभी तत्वों को क्षार धातु कहते हैं। अब दोस्तों क्षार धातु क्यों कहते हैं मैं आपको बता ही देता हूँ। तो देखिए क्षार धातु इसलिए कहते हैं, आपने देखा होगा इनके जो हाइड्रोक्साइड होते हैं वो प्रबल क्षार होते हैं। Na सोडियम देखा होगा और हाइड्रोक्साइड क्या होता है? OH। तो ये क्षार है या नहीं है? इनके जो हाइड्रोक्साइड होते हैं वो क्या होते हैं? क्षार होते हैं। जैसे कि KOH आप लोगों ने देखा होगा। तो ये सभी क्या है? क्षार धातुओं का निर्माण करते हैं। ठीक है भाई। ये जब जितनी भी धातुएं होती हैं ना दोस्तों, ये सभी किसका निर्माण करती हैं? क्षार का। वर्ग नंबर 1 की जितनी भी धातुएं तत्व होते हैं वो सभी क्या काम करते हैं? वो क्षार का निर्माण करते हैं। जैसे कि LiOH लिथियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि सभी किसका निर्माण करेंगे? प्रबल क्षार का निर्माण करेंगे। इसीलिए इनको कहते हैं दोस्तों क्षार धातुएं। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। तो आगे देखिए हाइड्रोजन को छोड़ दिया क्योंकि इनके हाइड्रोक्साइड प्रबल क्षार होते हैं। मैंने बताया अभी आपको, क्योंकि इनके जो हाइड्रोक्साइड है ना, जब OH जुड़ जाता है इनके अंदर तो ये प्रबल क्षार की तरह व्यवहार करते हैं। इसीलिए क्या कहते हैं? इनको क्षार धातुएं कहते हैं या क्षार तत्व कहते हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा यहाँ तक। अब आगे देखते हैं। जैसे एग्जाम्पल दे रखे हैं NaOH, KOH और आदि भी एग्जाम्पल हो सकते हैं, जैसे LiOH। अब आगे देखते हैं दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करो और अपने इस प्यारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अगर दोस्तों आपको नोट्स चाहिए, हैंड रिटन नोट्स चाहिए, तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हो कि हमको सर नोट्स चाहिए जिनका कोई भी चार्ज नहीं होगा। अब आगे देखिए नोट। क्षार धातुओं में फ्रांसियम रेडियो एक्टिव तत्व है। अब दोस्तों ये रेडियो एक्टिव तत्व क्या है? रेडियो एक्टिव तत्व होते हैं जिनके अंदर से अल्फा बीटा गामा किरणें निकलती रहती हैं, देखिए जिनका विखंडन होता रहता है, उनका अस्तित्व नहीं है।
मतलब वो फ्रांसियम के रूप में नहीं रह सकते। जैसे कि अभी देखेंगे कि इसका जो आधायु काल होता है वो 21 मिनट का होता है, यानी कि 21 मिनट में आधा किसी और तत्व में बदल जाएगा, ये फ्रांसियम नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ से निकलती हैं अल्फा बीटा गामा किरणें, इनके बारे में आप आगे अध्ययन करोगे। तो देखिए क्षार धातुओं में फ्रांसियम रेडियो एक्टिव तत्व है जिसका अर्ध आयु काल यानी कि आधा समय बदलने में, यानी कि आधा किसी और तत्व में बदल जाएगा, उसका अर्ध आयु काल कितना है? 21 मिनट है दोस्तों। कितना है? 21 मिनट होता है। यानी कि टी हाफ मतलब आधा मिनट, यानी कि आधा समय कितना है? 21 मिनट है। तो ये निश्चित नहीं है, मतलब ये फ्रांसियम बन के नहीं रहेगा, यानी कि फ्रांसियम है और ये 21 मिनट बाद ये क्या है? ये रेडियो एक्टिव होकर ये क्या हो जाएगा? ये आधा किसी अन्य पदार्थ में बदल, यानी कि अन्य तत्व में बदल जाएगा। ओके दोस्तों, तो दोस्तों आगे चलते हैं, है ना दोस्तों। तो देखिए यहाँ पर एक दो नोट और हैं, उनके बारे में भी अध्ययन कर लेते हैं, है ना। नोट देखिए, क्षार धातुएं अधिक क्रियाशील होने के कारण संयुक्त अवस्था में पाई जाती हैं। यानी कि देखिए सोडियम पोटेशियम, प्रकृति का सबसे अधिक क्रियाशील तत्व कौन सा है? पोटेशियम है। तो दोस्तों ये जो क्षार धातुएं होती है ना, ये क्या है? क्रियाशील हैं। और ये क्रियाशील इसलिए है क्योंकि ये बहुत जल्दी क्रिया करके किसी ना किसी के साथ जुड़ जाती हैं। तो दोस्तों जो अपनी क्षार धातुएं होती कभी भी वो अकेला नहीं मिलती, वो किसके रूप में पाई जाती है? वो संयुक्त अवस्था में पाई जाती है, यानी किसी अन्य तत्व के साथ क्रिया करके वो जुड़ी रहती हैं। ओके दोस्तों, यानी कि संयुक्त अवस्था में रहती है, मुक्त अवस्था में नहीं पाई जा सकती। तो यही लिख रहा है, क्षार धातुएं अधिक क्रियाशील होने के कारण संयुक्त अवस्था में पाई जाती हैं। आगे देखिए, क्षार धातुओं में से सोडियम व पोटेशियम सबसे अधिक मात्रा में प्रकृति में या पृथ्वी पर उपस्थित है। देखिए क्या बोल रहा है कि क्षार धातुओं में से सोडियम व पोटेशियम सबसे अधिक मात्रा में पृथ्वी पर उपस्थित हैं। सोडियम जितने भी अपनी क्षार धातुएं पड़ी हैं उन सभी में से जो अधिक मात्रा में वो क्या है? वो है सोडियम और पोटेशियम। बाकी सभी क्या है? कम मात्रा में पाई जाती हैं। तो आई होप दोस्तों यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। तो देखिए सोडियम की प्रकृति में उपलब्धता, यानी कि सोडियम प्रकृति में किस तरीके से प्राप्त होता है, मतलब सोडियम जो धातु होती है उसको प्रकृति में हम किस तरीके से प्राप्त कर सकते हैं, किन किन रूपों में पाया जाता है या किन किन के साथ पाया जाता है। देखिए जो सोडियम है वो हमारा समुद्री नमक में किस रूप में पाया जाता है दोस्तों? वो पाया जाता है NaCl के रूप में। अब देखिए दोस्तों हम बात करेंगे सोडियम का जो अन्य रूप है, यानी कि सोडियम अन्य किस रूप में मिलता है? वो मिलता है सोडियम नाइट्रेट के रूप में। तो देखो जिसको हम बोलते हैं चिली साल्ट पीटर, क्या बोलते हैं? चिली साल्ट पीटर, यानी कि यहाँ से भी हमको क्या मिल सकता है? सोडियम मिल सकता है, जिसका नाम है सोडियम नाइट्रेट। देखो है ना यहाँ पर सोडियम, ठीक है दोस्तों। आगे देखिए सोडियम हमें बोरेक्स के रूप में या सोडियम बोरेक्स के रूप में भी प्राप्त हो सकता है या होता है। देखिए सूत्र क्या है? Na2B4O7.10H2O, यानी क्रिस्टलन जल के रूप में ये 10H2O होता है। तो यहाँ से भी हमको सोडियम प्राप्त हो सकता है, किससे? सोडियम बोरेक्स से। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। मतलब ये स्रोत है दोस्तों ये सोडियम धातु प्राप्त करने के लिए। मैंने बोला नहीं अभी अपन ने पढ़ा था ना, जो क्षार धातु है ना, यानी कि सोडियम पोटेशियम, ये सभी क्या है? संयुक्त अवस्था में पाते हैं, यानी किसी ना किसी के साथ जुड़े हुए मिलेंगे आपको। तो अगला लवण क्या है? ग्लोबर लवण है, जिससे भी हमें सोडियम धातु प्राप्त होती है। तो देखिए ग्लोबर लवण क्या है? Na2SO4.10H2O, ये भी क्या है? ग्लोबर लवण है, जिससे हमें क्या मिलेगी? सोडियम धातु मिल जाएगी। आगे देखिए दोस्तों सोडियम के बारे में हमने पढ़ लिया है। अब हम पढ़ेंगे पोटेशियम के बारे में कि पोटेशियम की प्रकृति में किस तरीके से उपलब्धता है, यानी कि किन किन रूपों में पोटेशियम हमें मिलेगा। तो देखिए कर्नेलाइट के रूप में कर्नेलाइट का सूत्र क्या होता है?
KCl MgCl2 6H2O। तो यहाँ से भी दोस्तों देखो हमें पोटेशियम प्राप्त हो रहा है। आगे देखिए और क्या स्रोत है, सिल्वाइन में देखो KCl होता है, ये सिल्वाइन कहलाता है। यहाँ से भी हमें क्या प्राप्त हो रहा है, पोटेशियम प्राप्त हो रहा है। भारतीय साल्ट पीटर या इसी को कहते हैं साल्ट पीटर या नाइटर कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, नाइटर भी कहते हैं। इससे भी हमें पोटेशियम प्राप्त होता है। इसका फॉर्मूला क्या है दोस्तों, इसका फॉर्मूला है KNO3। ओके दोस्तों, आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गई होंगी सारी बातें। तो देखिए अगला स्रोत क्या है जिससे हमें पोटेशियम मिलता है, स्कोनाइट है दोस्तों। क्या है, स्कोनाइट, जिसका सूत्र है K2SO4 MgSO4.6H2O। इससे भी हमें क्या मिलता है, पोटेशियम मिलता है। तो आगे देखते हैं दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने इस प्यारे से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों। तो दोस्तों अब मैं आपको दिखाता हूं कि क्षार धातुओं के जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हैं वो किस तरीके के हैं। तो दोस्तों देखिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम दो तरीके से लिख सकते हैं। एक तो देखो हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। और देखिए इसका बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी लिख सकते हैं, जैसे कि 1s1 और 1s1 इसका बाह्यतम, और पूरा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, 1s1 ही होगा। अगला देखिए लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख सकते हैं हम। देखो ये आपने चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 2 में खूब लिखे हैं। अगर नहीं लिखे हैं तो दोस्तों आप मेरे को कमेंट कर देना, मैं आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने की अलग से वीडियो बना दूंगा। क्लियर है दोस्तों। तो देखिए 2,1 तो इसका बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है, 2s1, यानी कि बाहर वाला इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यही तो है, ये लिख रखा मैंने 2s1 के रूप में। अगला देखिए सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, 2,8,1 होगा, जो कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये लिख रखा है। ये तो बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, ये संपूर्ण इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है दोस्तों। तो दोस्तों मैं आगे एक बार सबके लिख रखे हैं, एक बार आप इन सबको देख लो और आप अपनी कॉपी में बना लो। अगर आपको PDF नोट चाहिए तो ज़रूर से ज़रूर आप मेरे को कमेंट कर देना। तो दोस्तों मैंने आपको यहाँ तक ये सब चीज़ें लिखवा दी है। एक बार आप देख लेना कि आप भाव सिद्धांत के हिसाब से इन इलेक्ट्रॉनिक विन्यासों को किस तरीके से लिखा जाता है। मैं उस नियम को आपको दिखा देता हूँ एक बार। देखो ये रहा आप भाव का सिद्धांत, जिसके हिसाब से हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को लिखते हैं दोस्तों। तो देखिए आप बाहु ने ये सिद्धांत दिया था जिस तरीके से इलेक्ट्रॉनों को कोषों में भरा जाता है। देखिए सबसे पहले किस में भरा जाता है, 1s2 में, उसके बाद किस में इलेक्ट्रॉन आएगा, 2s2 में। देखो ये भर रखा है यहाँ पर, देखो जैसे यहाँ पर ये भर रखा, पहले इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, 1s2 में, उसके बाद किस में जाएगा, 2s2 में। जैसे कि यहाँ पर 1s2 2s2 2p6 और 3s1। देखो पूरा प्रोसेस यही की यही है। पहले किस में जा रहा है इलेक्ट्रॉनिक, 1s2 में, उसके बाद इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है, 2s2 में, उसके बाद किस में जा रहा है, 2p6 में, उसके बाद 3s2 में। उसके पीछे से इलेक्ट्रॉन को भरना स्टार्ट करते हैं 3p6 में, उसके बाद किस में जाएगा, 4s2 में। तो दोस्तों आई होप आपको यहाँ तक सब चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अगर आपको क्लियर नहीं हुआ है तो आप एक बार कमेंट में ज़रूर लिख देना। अगर आपको PDF नोट्स चाहिए तो आप एक बार कमेंट में लिख देना मेरे को, मैं आपको PDF नोट प्रोवाइड करा दूंगा बिना कॉस्ट के, फ्री, बिल्कुल फ्री। और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है ना अभी दोस्तों, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट ज़रूर कर दीजिए कि वीडियो किस तरीके की लगी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर दोस्तों।